गुड मॉर्निंग बच्चों। तो केमिकल काइनेटिक्स हमारी यूनिट चल रही है और केमिकल काइनेटिक्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का नेचर कैसा है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे दो रिएक्शन लिखी गई हैं। दोनों रिएक्शंस देखने में एक जैसी लग रही हैं, परंतु जो फर्स्ट है वो फास्ट रिएक्शन है और जो सेकंड है वो स्लो रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि पीछे आपने पढ़ा है कि जब रिएक्टेंट के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड वीक है तो कम एनर्जी तोड़ने के लिए कम एनर्जी की जरूरत है। और जब बॉन्ड टूटेंगे और नया बॉन्ड फॉर्म होगा तो तब भी डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स। यानी कि अगर रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा एनर्जी तोड़ने के लिए चाहिए, ज्यादा एनर्जी तोड़ने के लिए चाहिए तो ज्यादा समय लगेगा, और ज्यादा समय लगेगा तो रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगी। यदि रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड जो वीक है तो कम एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, और बॉन्ड जो जल्दी टूट जाएगा और रिएक्शन जो है फास्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट्स स्मॉलर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी जो है रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। जैसे ही हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ जब इफेक्टिव कोलिजन रिएक्टेंट के बीच में इंक्रीज हो गए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगी। और ये पाया गया है कि विद एवरी 10 डिग्री इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, 10 डिग्री टेम्परेचर यदि हम किसी रिएक्शन का इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ऑलमोस्ट डबल। चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है डबल हो जाता है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी किसी रिएक्शन में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और कन्वर्सली यदि कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की कम होगी तो रिएक्शन जो वो भी स्लो होगी, डिक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा कैटलिस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैटलिस्ट जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्वयं खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेता परंतु रिएक्शन को तेज कर देता है। तो कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड अप इन द रिएक्शन। रिएक्शन में कंज्यूम अप नहीं होता लेकिन रिएक्शन को फास्ट कर देता है। इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ ऑफ लो पोटेंशियल एनर्जी।
यानी कि उस किसी रिएक्शन में जब हम कैटलिस्ट डाल देते हैं, कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं, तो ये उस रिएक्शन को लो पाथ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देता है, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देता है और उसको अल्टरनेट पाथ दे देता है। कैटलिस्ट का ये ग्राफ हमने एक प्लॉट किया है। इसमें हम ग्राफ में जैसा आप देख रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी है और इधर जो है प्रोग्रेस इन रिएक्शन है। तो आप देख रहे होंगे सभी कि जो ग्राफ है, जो पोटेंशियल एनर्जी ये है, ये पोटेंशियल एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट है, और जब हमने कैटलिस्ट इसमें ऐड कर दिया रिएक्शन में, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होके यहां से देखो इसमें डिक्रीज हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हुआ, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथ दे देता है। स्वयं रिएक्शन में भाग नहीं लेता और रिएक्शन को तेज करता है। तो ये कैटलिस्ट है। और नेक्स्ट हमारा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी जो है वो डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जितना ज्यादा एरिया मिलेगा, तो क्या होगा, जितने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उस पे जो है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, और लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो क्या होगा, कोलिजन ज्यादा हो जाएगा मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल में कोलिजन ज्यादा होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक दो एग्जांपल है इसके, आपने एग्जांपल तो अपने डेली लाइफ में देखा भी है कि स्टीम जो है, स्टीम रिएक्ट्स विद आयरन फास्टली वेयर एज वाटर लिक्विड रिएक्ट्स स्लोली। तो लिक्विड जो वाटर है वो आयरन के साथ स्लोली रिएक्ट करता है। यदि उस वाटर की हम स्टीम बना दें और स्टीम को उसके आयरन के कांटेक्ट में लाए तो जल्दी रिएक्ट हो जाएगा आयरन, और रिएक्ट होके जो है रस्ट हुआ है उसके ऊपर जल्दी लग जाएगा। दूसरा इसका वो है एग्जांपल है कि सॉलिड आयोडीन जो है रिएक्ट स्लोली व्हेयरएज वेपर आयोडीन रिएक्ट्स फास्टर। तो सॉलिड आयोडीन जो है उसका सरफेस एरिया जो है कम है, और वेपर आयोडीन जो है सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ गया तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा एक्सपोजर टू रेडिएशन। एक्सपोजर टू रेडिएशन जो है ये भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। कुछ एक रिएक्शन ऐसी होती है जो डार्क में बड़ी स्लो होती है, बड़ी धीरे से धीरे चलती है डार्क के अंदर, परंतु यदि उनके ऊपर रेडिएशन एक्सपोज कर दें तो रिएक्शन जो एकदम फास्ट हो जाती है। तो कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन मैंने यहां लिखी है जो एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन से एकदम फास्ट हो जाएगी। हमारा जैसे पहला ये H2 प्लस Cl2 टू फॉर्म 2HCl, ये जो है H न्यू है। H न्यू वो एक्सपोजर टू रेडिएशन को बताता है। और दूसरी रिएक्शन है मीथेन प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। H न्यू से हम इसको डिनोट करते हैं टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। तो ये ऐसी फोटोकेमिकल रिएक्शन है जो सनलाइट से जो है एकदम से रेडिएशन से फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में
हमने केमिकल रिएक्शन ली A प्लस बी टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, तो इस रिएक्शन में जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट। तो इससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactants each raised to power equal to their stoichiometric coefficient। इसी रिएक्शन को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूं, इसको ऐसे लिख दूं ए प्लस बी बी टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए इस रिएक्शन के लिए रेट तो क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू पावर स्मॉल ए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू पावर स्मॉल बी। तो यहां पर जो स्मॉल ए और बी है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब इस जो प्रोपोर्शनल का निशान है इसको हमने हटाना है, तो हम लिखे रेट ऑफ इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट लग जाता है के, जिसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं, और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी इसको बोला जाता है। रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इसको कहा जाता है। तो रेट इस तरह से लिखा जाएगा, इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी। आगे यदि हम ए और बी को एक मान लें, ए और बी इक्वल टू 1, तो क्या होगा, रेट इक्वल टू के, तो जो रेट है वो इक्वल टू के हो जाएगा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं रेट कांस्टेंट को। तो रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। मतलब कि हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को एक मान लिया, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो यूनिटी होगी। तो इस तरह से हम रेट कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, जैसे ये एक रिएक्शन हमने लिखी अभी, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू पावर बी। और मैंने अभी बताया कि स्मॉल ए और बी जो है उनको हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ऑर्डर इस रिएक्शन का हो जाएगा स्मॉल ए प्लस बी। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर है स्मॉल ए प्लस बी, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ऑर्डर को एन से डिनोट किया जाता है। तो ऑर्डर को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स पावर टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज इन रेट लॉ इक्वेशन। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट हमने कैलकुलेट करनी है। तो एक यहां रिएक्शन दी है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी। और अभी आपको बताया कि जो ए और बी है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जिनको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से भी बोला था। तो ए प्लस बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और उसको एन से डिनोट करते हैं। तो यहां इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर ये जो रेट है ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो dx अपॉन dt और इजिकल टू के, और ए और बी क्या है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन रेज टू पावर एन हो गया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये। तो इसको हम ऐसे लिख दें, के को इधर ले आए, के इजिकल टू dx अपॉन dt
इंटू 1 by कंसंट्रेशन रेज टू पावर n हो जाएगा। इसको और आगे सोल्व करें, इस dx dt को, ये dx क्या है, कंसंट्रेशन है ये भी, और dt क्या है, टाइम है। तो इस dx को हमने कंसंट्रेशन लिख दिया और dt को टाइम लिख दिया, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 by कंसंट्रेशन n। तो इस कंसंट्रेशन से ये कटेगा तो n-1 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो -n-1 अपॉन टाइम। तो इसको ब्रैकेट हटाएंगे, सोल्व करेंगे, और कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं किसमें, मोल पर लीटर में। तो इसका हो जाएगा मोल पर लीटर 1 - n अपॉन टाइम को हमने ले लिया सेकंड में। तो इस तरह से ये जो है रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई, मोल पर लीटर 1 - n अपॉन सेकंड। तो अब यहां पर जो n है वो 0, 1, 2, 3 वैल्यू पुट करके हम किसी भी ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। तो जीरो ऑर्डर के लिए n 0 है तो यूनिट हो जाएगी, इसको n के जो वैल्यू पुट करेंगे 0 तो यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n जो है 1 है तो यूनिट हो जाएगी पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर के लिए जो n है वो 2 है तो वैल्यू 2 पुट करेंगे n की तो यूनिट हो जाएगी लीटर पर मोल पर सेकंड। और थर्ड ऑर्डर के लिए जो n है वो 3 है तो जब n की वैल्यू 3 पुट अप करेंगे तो यूनिट हो जाएगी लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट जो है ये प्रैक्टिकल टॉपिक है और आप इसको बुक से देख ले, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर ले। उससे नेक्स्ट हम चल रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। डिफरेंस बताना हमने रेट लॉ में और लॉ ऑफ मास एक्शन में। अब यहां आप देख रहे होंगे ये दोनों का एक्सप्रेशन का मेथड यहां लिखा है। तो रेट लॉ के अनुसार जो एक्सप्रेशन है किसी रेट ऑफ रिएक्शन का वो हम इस तरह से लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा और कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बीटा। और इस तरह लॉ ऑफ मास एक्शन का जो एक्सप्रेशन है रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू रेज टू पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। अब दोनों एक्सप्रेशन का जो तरीका है ये जो यहां पर कोफिशिएंट है अल्फा और बीटा, ये रेट लॉ में एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए गए हैं। ये एक्चुअल है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है। और इसमें जो लॉ ऑफ मास एक्शन में जो कोफिशिएंट है ए और बी, वो कोफिशिएंट सिंपली जो है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। यही एक डिफरेंस है दोनों में कि जो रेट लॉ के जो कोफिशिएंट है वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है और लॉ ऑफ मास एक्शन के जो कोफिशिएंट है वो सिंपली एक बैलेंस्ड इक्वेशन के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। और नेक्स्ट इसका जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए लिखा जाता है, जबकि रेट लॉ इज रिटन फॉर द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इट इज द रिएक्शन इन विच रेट does not depend upon any concentration terms of the reactant। यानी कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म पर जो है रेट डिपेंड नहीं करता। ऐसे रिएक्शंस को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल यहां लिखा है रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट रेज टू पावर 0, कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट रेज टू पावर 0। तो यहां जो ऑर्डर है वो 0 है। इसके एग्जांपल्स हैं 0 ऑर्डर के। फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl, जो फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl जब होता है H2 plus Cl2 in the presence of sunlight it form to HCl। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो HCl फॉर्म हो रहा है वो H2 और Cl2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए जो रिएक्शन है ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट जो सेकंड है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। तो HI का डिकम्पोजिशन किया गया गोल्ड सरफेस पर, तो ये रिएक्शन हुई 2HI गोल्ड सरफेस पे, इसको हीट किया गया, हीट का निशान है, तो ये फॉर्म करता है H2 प्लस I2। तो ये जो H2 और I2 जो फॉर्म होंगे ये इस HI की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है इससे। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है 0 ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन ए हॉट प्लेटिनम सरफेस एट हाई प्रेशर। अब जो अमोनिया का डिकम्पोजिशन किया गया हॉट प्लेटिनम सरफेस पे और हाई प्रेशर पे, तो ये अमोनिया जो है N2 और H2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो N2 और H2 फॉर्म होंगे तो ये अमोनिया की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। यहां अमोनिया की कंसंट्रेशन का इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेट जो है यहां पर 0 है और इस रेट को हम ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू पावर 0। तो रेट जो है के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं? 0 ऑर्डर रिएक्शन तो ये हमें पढ़ा भी कि वो जो है किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इट इज द रिएक्शन इन विच रेट डिपेंड्स ऑन अपॉन ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि अगर मल्टीपल रिएक्टेंट है तो मल्टीपल रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रेट जो है डिपेंड करेगा। अब फॉर एग्जांपल हमने यहां लिखा है रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट रेज टू पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट रेज टू पावर 0। तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो यहां पर जो रेट है वो जो ए रिएक्टेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है और बी की जो कंसंट्रेशन है वो 0 है। अगर यहां रिएक्टेंट मल्टीपल हो जाए 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, तो केवल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर जो है रेट डिपेंड करेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पर ऑर्डर हो जाएगा 1 + 0 = 1। तो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसका पहला एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। जब अमोनियम नाइट्राइट का हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो NH4NO2 टू फॉर्म N2 + H2O। तो जब इसका रेट देखा गया तो ये अमोनियम नाइट्राइट की जो कंसंट्रेशन उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो रेट जो है इसका इस तरह से लिखा जाएगा और ऑर्डर इसका 1 होगा। यानी कि ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेम इसी तरह डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 टू फॉर्म H2O + ½ O2। तो इसका जो रेट है वो H2O2 के ऊपर डिपेंड करता है एक कंसंट्रेशन टर्म पे। तो इसका ऑर्डर जो है 1 है। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। थर्ड है हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन। अब जो हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन है यहां पर 2 रिएक्टेंट है C2H4 + H2। पर एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो रेट है वो केवल एथीन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर 1 है और ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेम नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2। तो इसको जो डिकम्पोज हुआ ये तो SO2 में और Cl2 में कन्वर्ट हुआ। तो इसका रेट जो है वो कंसंट्रेशन SO2Cl2 पे डिपेंड पाया गया करेगा। तो इसकी जो ऑर्डर है वो भी
1 है और ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सारा एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि या तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा डायरेक्टली कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, या फिर कुछ इस तरह का हिंट दिया होगा जैसे कि उसी की हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। जैसे रेट कांस्टेंट की बात करें तो रेट कांस्टेंट दिया होगा वहां पर, और मान लो कुछ किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया है 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड, या पर सेकंड, या पर मिनट, या पर आवर। तो इस तरह से ये यूनिट दी होगी। इन यूनिट से आप देख सकते हैं यहां से कि जो ये पहली मोल पर लीटर पर सेकंड जो यूनिट है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है। तो हम यहां से आप पता कर सकते हैं कि ये जो है रिएक्शन जो है जीरो ऑर्डर की है, या पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर, इस तरह से कोई यूनिट दी होगी। तो आप देख सकते हैं यहां से भी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप यानी कि यूनिट की हेल्प से पता कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड थर्ड ऑर्डर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है इट इज द रिएक्शन इन विच रेट डिपेंड्स अपॉन टू कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टू कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है। जैसे यहां लिखा हुआ है रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर 1। तो दोनों का एक एक वो है, रेज पावर जो है 1 है, तो दोनों को सम अप किया तो 2 आ गया। तो ऑर्डर जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये यहां पर टू कंसंट्रेशन टर्म्स है, रिएक्टेंट जो है 2 वो है। तो अगर रिएक्टेंट 1 हो तो वहां तो उसकी जो है ऑर्डर वो भी 2 हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल में दिया है डिसोसिएशन ऑफ HI। अब डिसोसिएशन ऑफ HI में 2HI टू फॉर्म H2 प्लस I2। तो जो इसका रेट निकाला तो रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ HI रेज टू पावर 2। तो यहां जो है HI की जो रेज टू पावर 2 है तो ऑर्डर जो है 2 है। तो इसलिए जो है ये जो रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्पोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का स्पोनिफिकेशन किया, ये इथाइल एसीटेट है CH3COO2H5, NaOH के साथ इसको रिएक्ट करवाया तो ये इनफॉर्म किया CH3COONA प्लस C2H5OH। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका देखा तो वो कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट और कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑर्डर जो है 2 है, दोनों के कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है। तो ऑर्डर इसका 2 है। तो ये देखिए ये जो रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेम इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में NO+O3 में देखा गया तो इसका रेट जो पाया गया तो वो भी कंसंट्रेशन 2 पे डिपेंड करता है। तो यहां पर ऑर्डर जो है 2 है। तो ये भी जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और नेक्स्ट हमारा है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं? सेम उसी तरह जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में किया है तो यहां थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं। तो रिएक्शन जो है यहां पर रेट जो डिपेंड करता है वो 3 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। उसी तरह यानी कि रेट डिपेंड्स अपॉन 3 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स। अब किसी रिएक्शन का रेट लिखा है यहां पर रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर 1, दोनों को सम अप किया तो ये जो है 3 आ गया और ऑर्डर जो है 3 है। तो रेट जो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब मैं आपको यहां बता दूं कि ये जो
रेज टू पावर 2+1 है, इन दोनों का सम जो है 3 आना चाहिए, वो किसी तरह भी आ जाए चाहिए। तो जब 3 आ जाएगा सम अप, तो वो जो ऑर्डर है 3 हो जाएगा और जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। इस एग्जांपल है कॉम्बिनेशन ऑफ NO प्लस O2 टू फॉर्म NO2, तो 2NO प्लस O2 टू फॉर्म 2NO2। तो इस रिएक्शन का रेट लिखा, तो रेट के कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू पावर 1। तो इसकी कंसंट्रेशन 2 है और रेज टू पावर 1 है, 2 है, और उसकी कंसंट्रेशन जो है O2 की रेज टू पावर 1 है, दोनों को सम अप किया तो 3 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। सेम इसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ NO एंड Br2 टू फॉर्म NOBr। तो यहां पर इस रिएक्शन को लिखा 2NO प्लस Br2 टू फॉर्म 2NOBr। ये 2NOBr जो है नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड है, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड। तो इसका रेट लिखा इसी तरह, तो यहां रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर 1, दोनों को सम अप किया तो 3 आया। तो ये जो रिएक्शन जो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह सेम सॉल्यूशन फेज रिएक्शन, इस सॉल्यूशन फेज रिएक्शन को लिखा तो इसमें जो रेट निकाला इसका, तो रेट जो है कंसंट्रेशन ऑफ FeCl टू रेज टू पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ SnCl टू रेज टू पावर 1, दोनों को सम अप किया तो ऑर्डर जो है 3 है। तो ये रिएक्शन भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारा है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़े हमने, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और हमारा नेक्स्ट है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। नाम से ही जैसे पता लगता है फ्रैक्शनल ऑर्डर, तो यहां पर जो है रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन को इस तरह से लिख सकते हैं हम, इट इज द रिएक्शन इन विच ऑर्डर इज फ्रैक्शनल, यानी कि जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल एसिटाल्डिहाइड डिकम्पोजेज एट 723 केल्विन एज, जब एसिटाल्डिहाइड को 723 केल्विन पे हीट करते हैं तो वो CH4 प्लस CO में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ CH3CHO रेज टू पावर 1.5। तो यहां जो ऑर्डर है वो 1.5 है, फ्रैक्शन में है, इसलिए जो ये रिएक्शन है ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन की अगर हमने यूनिट निकालनी है तो हम यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, जैसे यहां लिखा है K इज इक्वल टू रेट अपॉन CH3CHO रेज टू पावर 3/2। तो इसका हमने रेट लिख दिया रिएक्शन का, कांस्टेंट जो लिखा है ये। तो इसकी जो वो होती है यूनिट होती है रेट की, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो रेट जो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम क्या है, मोल पर लीटर, और टाइम क्या है, पर सेकंड। तो यहां क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर जो इसके नीचे जो लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड रेज टू पावर 3/2, अब इस 3/2 को हमने अलग अलग कर दिया, एक को हमने मोल पर लीटर में लिख दिया और दूसरे को हमने कर दिया मोल पर लीटर रेज टू पावर हाफ। इनके 3/2 की जो ये कंसेंट्रेशन है मोल पर लीटर में, इसको हमने डिवाइड कर दिया 1 में और हाफ में। तो क्या होगा, मोल पर लीटर से कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने से जो इसकी यूनिट बनेगी क्या बनेगी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 1/2 से, तो क्या होगा लीटर हाफ, या ऐसे कह सकते हैं लीटर रेज टू पावर हाफ पर मोल हाफ पर सेकंड। तो इसकी जो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है उसकी जो यूनिट बनेगी लीटर रेज टू पावर हाफ मोल पर हाफ
पर सेकंड। इसी तरह अगला जो एग्जांपल है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन का, रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Br2 टू फॉर्म HBr। तो H2 जो Br2 टू HBr फॉर्म करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखा गया, तो इस तरह से K कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ Br2 रेज टू पावर हाफ। तो जो कंसंट्रेशन Br2 के वो हाफ पाएगी एक्सपेरिमेंटली, तो ऑर्डर हो जाएगा 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2। तो ऑर्डर आ जाएगा हमारा 1.5 फ्रैक्शन में है, तो जो रिएक्शन है वो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह जो थर्ड एग्जांपल है कॉम्बिनेशन ऑफ CO प्लस Cl2। CO प्लस Cl2 कॉम्बिनेशन किया तो COCl2 ने फॉर्म किया, तो इसका रेट लिखा, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ CO रेज टू पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 रेज टू पावर हाफ। तो Cl2 की जो कंसंट्रेशन है वो हाफ है और CO की जो है वो 2 रेज टू पावर 2 है, दोनों को सम अप किया, ऑर्डर जो है 2 प्लस हाफ 5/2, तो ये 2.5 ऑर्डर आ गया। तो ऑर्डर जो फ्रैक्शन में है, इसलिए जो ये रिएक्शन है ये भी फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल में दिया है फॉर ए रिएक्शन A प्लस B टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, रेट ला एक्सप्रेशन इज rate is equal to K concentration of A concentration of B raised to power 2 if the volume of vessel is reduced to 1/3 of its original volume, then what will be the effect of rate of reaction। क्या कहना चाहता है यह कि यदि हम किसी वेसल का वॉल्यूम रिड्यूस करके 1/3 कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमने बताना है। अब रेट जो है एक्सप्रेशन मेरे पास दिया है, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 1 होता है, यहां पर लिखा हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये रेज टू पावर 1 है, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर 2। अब यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालूं तो यहां 1 है या 2 है, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ऑर्डर 3 है। तो ऑर्डर 3 होने से कौन सी रिएक्शन हुई, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमने यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताना, हमने तो यहां ये बताना है कि अगर वेसल को रिड्यूस कर दे उसका वॉल्यूम 1/3 तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है हमें। लेकिन यहां पर ऑर्डर भी निकाल सकते हैं कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है इस तरह से। अब जो मोलरिटी होती है, मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मोलरिटी मींस कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम हमने कितना किया, 1/3 किया, तो वॉल्यूम 1/3 कर दिया, तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन विल बी 3 टाइम्स, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। तो इस तरह से अगर हम इसकी इस रेट की न्यू कंसंट्रेशन लिखे, जो कंसंट्रेशन A थी यहां पर, तो उसको 3 टाइम्स होगी, तो A को हमने लिख दिया 3A, B की कंसंट्रेशन पहले B थी तो अब होगी 3B। अब इन्हीं वैल्यू को हमने ऊपर वाली इस रेट में पुटअप किया, तो पुटअप करने से जो नया रेट हमने लिखा इजिकल टू K, जिसको हमने A लिखा था उसको 3A लिख दिया, जिसको हमने B लिखा था 3B लिख दिया, रेज टू पावर 2 उसी तरह सेम, तो मल्टीप्लाई किया, तो ये जो आ जाएगा न्यू रेट जो आएगा 27K कंसंट्रेशन ऑफ A रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ B रिएक्टेंट रेज टू पावर 2, और हम इसको ऐसे कह सकते हैं 27 इंटू इनिशियल रेट। तो इनिशियल रेट जो है ये हमारा इनिशियल रेट था, यहां से देखो ये हमारा इनिशियल रेट है, और इस इनिशियल रेट के 27 टाइम्स जो है न्यू रेट आ गया। तो यानी कि अगर वेसल का वॉल्यूम 1/3 कर देंगे तो 1/3 करने से जो वो है रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल रेट, तो 27 टाइम्स हो